22/7/23 डेट, पार्ट 3, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर में हमने पहले पढ़ लिया था कि ये क्वेश्चन था जिसमें हमने राइट हैंड रूल पढ़ा था, है ना, ये राइट हैंड रूल पढ़ा था, और नहीं सॉरी, ये लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, इससे ऊपर राइट हैंड रूल भी पढ़ा था। ठीक है, ये हमने कंपास में फोर्स बल पढ़ा था। ठीक है, फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड, और उससे पहले हमने पढ़ा था सोलेनॉइड, है ना। तो आगे आ जाते हैं। आज हम तीसरे पार्ट में कवर करने जा रहे थे ये मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ओके, घरेलू विद्युत परिपथ और औषध में चुंबकत्व। ठीक है, तो देखो इसके बारे में समझते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, ये हमें पता चल गया। इवन वीक आयंस करंट दैट ट्रेवल्स अलोंग द नर्व सेल्स इन आवर बॉडी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, जो वीक आयंस करंट्स दैट ट्रेवल अलोंग द नर्व सेल इन आवर बॉडी यानी कि हमारी बॉडी में भी मैग्नेटिज्म मौजूद है, क्योंकि हमारी बॉडी में करंट भी है तो हमारी बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड भी है ना। तो व्हेन वी टच समथिंग, जब हम किसी चीज को छूते हैं, आर नर्व्स कैरी एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू द मसल्स वी नीड टू यूज। ठीक है, जब हमारी बॉडी को करंट लगता है, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट होंगे, आप लोगों ने देखा होगा ना, तो उस करंट लगने के पीछे कारण होते हैं, यही सब कारण होते हैं। इन कारणों को अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो जबकि हम किसी चीज को छूते हैं तो हमारे जो नर्व्स हमारे सेल होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, यानी हमारी बॉडी को संचालक करता है, चलाता है, बॉडी को कंट्रोल करता है, वो वाले सेल्स होते हैं। ठीक है, जो क्या है, सिग्नल पहुंचाते हैं ब्रेन तक, और ब्रेन से उन पार्ट्स तक जिन पार्ट्स को काम करना है। ठीक है, वो नर्व सेल्स होते हैं। तो नर्व सेल्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स बनाते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। व्हेन वी टच समथिंग द नर्व्स कैरी एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू द मसल्स वी नीड टू यूज दिस इम्पल्स प्रोड्यूस अ टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड। इससे क्या है, एक कुछ समय के लिए मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। दिस फील्ड आर वेरी वीक, ये इतना वीक होता है, इसलिए क्या है, अबाउट 1 बिलियंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में कितना होता है, 1 बिलियंथ, 1 बिलियंथ। ठीक है, 1 मिलियंथ। द टू मेन ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज सिग्निफिकेंट, जहाँ होना जरूरी है, वो है हार्ट और ब्रेन। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग द इमेजेस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है बॉडी के अंदर, क्यों, क्योंकि क्या है, जब हम क्या है एमआरआई कराते हैं बॉडी के अंदर, इमेजेस बॉडी के अंदर के पार्ट्स की जब हम इमेजेस को देखना चाहते हैं, उनको कैप्चर करना चाहते हैं, तो उन इमेजेस को प्राप्त करने के लिए हम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दिस इज डन यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। हिंदी में इसको बोलेंगे हम चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। ठीक है, हाँ, इमेज बनाना तो प्रतिबिंबी होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंबम। एनालिसिस ऑफ दीज इमेजेस हेल्प्स इन मेडिकल डायग्नोसिस। इन इमेज से एक डॉक्टर इनकी स्टडी करते हैं, फिर पता लगा लेते हैं क्या कमी है बॉडी में या किस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, उससे फिर क्या है, हम लोग इलाज करा लेते हैं। तो मैग्नेटिज्म हैज दस गॉट इम्पोर्टेंट यूजेस इन मेडिसिन। इसका मतलब मैग्नेटिज्म का भी क्या है, मेडिसिन यानी कि बोलेंगे कि हमारा जो हेल्थ फील्ड है, हमारा जो मेडिसिन फील्ड है, उसमें भी ये काम आता है ना, उसमें भी हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र काम आता है। हाँ, तो चिकित्सा विज्ञान में चुंबकत्व के महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं। ठीक है, तो घरेलू विद्युत परिपथ। अब आ जाते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ठीक है, घर में जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट बने हुए हैं उन पे आ जाते हैं। ठीक है, इन आर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई कॉल्ड मीन्स। ठीक है, हमारे घर में जहाँ से विद्युत धारा आती है, तो एक मेन स्विच होता है, एक मेन बोर्ड होता है पूरा, उसको बोलते हैं मेन्स। ठीक है, इधर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स। ठीक है, इधर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स और बाय अंडरग्राउंड केबल्स, पर तार बिछाई जाती हैं, है ना, या फिर खंभे जिनसे तो उनसे क्या है, जैसे तारों को बिजली को इधर से उधर पहुंचाया जाता है। ठीक है, खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों के हमारे घरों तक आती है। ठीक है, देखा ना बाहर रोडों में, रोड के नीचे तार बिछाए जा रहे हैं, उससे पहले खंभों के ऊपर तार होते थे, है ना, उससे बिजली आती है घरों तक। इस आपूर्ति के तारों में से एक तार को
जिस पर प्राय लाल विद्युत रोधी आवरण होता है उसे विगुमन्य तार यानी कि धनात्मक तार कहते हैं। अन्य तार को जिस पर काला आवरण होता है वो उदासीन तार यानी न्यूट्रल होता है अथवा ऋणात्मक कहते हैं। हमारे देश में इन तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। ठीक है, देखो एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ। जो हमारा रेड वायर होता है, ठीक है, लाइव वायर बोलते थे, रेड इंसुलेशन, अच्छा उनके ऊपर रेड इंसुलेशन कवर होता है यानी कि रेड कलर की उसके ऊपर प्लास्टिक की हम कवर चढ़ा देते हैं और वो हमारा लाइव वायर होता है। लाइव वायर यानी कि पॉजिटिव चार्ज, लाइव वायर होता है जिसमें करंट बह रहा होता है, वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा एक ब्लैक, जिसके ऊपर ब्लैक तरह की कवरिंग चढ़ी हो, लाल और ब्लैक में से ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाले तार पे होता है वो न्यूट्रल वायर होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, वो न्यूट्रल होता है, इसमें नेगेटिव होता है। इन अ कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस, हमारे देश में दोनों तारों के बीच में जो विभवांतर है वो 220 वोल्ट का होता है। विभवांतर हमने इससे पहले वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस, एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस, हमारे घर में जो मीटर बोर्ड लगा है, दीज वायर्स पास इनटू द इलेक्ट्रिसिटी मीटर, उसी मीटर बोर्ड में से वो वायर्स जाते हैं मेन फ्यूज के थ्रू। ठीक है, थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन्स वायर इन द हाउस, और उसी मेन स्विच से हमारे घर में वायर फैली हुई होती है जिससे क्या है घर के हर एक कमरे या जहाँ भी हम लाइट पहुँचाना चाहते हैं पहुँचा सकते हैं। दीज वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट विद इन द हाउस, जैसे मैंने बताया। ऑफन टू सेपरेट सर्किट्स आर यूज्ड, वन ऑफ द 15 ampere current rating for appliances with higher power rating such as geysers, air coolers, etc. The other of 5 ampere current rating for bulbs, fans and etc. ठीक है, तो दो तरह के हमारे घर में सर्किट स्विच लगाए जाते हैं, एक 15 एम्पियर का, एक 5 एम्पियर का। 15 एम्पियर का जो होता है वो हायर वोल्टेज के लिए काम आता है, जहाँ पे हायर पावर चाहिए हमें, और जो 5 एम्पियर का है वो नॉर्मली बल्ब वगैरह फैन वगैरह के लिए काम आता है। ठीक है, तो 15 एम्पियर का जैसे गीजर चलाना हो, है ना, एसी चलाना हो, इन चीज़ों के लिए काम आता है। द अर्थ वायर विच हैज़ इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर, अर्थ वायर जिसमें क्या है 3 वायर जहाँ पे होते हैं वहाँ पे अर्थिंग के लिए एक वायर लगाया जाता है, ग्रीन वायर जो अर्थ वायर होता है। ठीक है, जिसमें क्या है ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर की उसको कवर लगाई जाती है। इज यूजली कनेक्टेड, उसको एक मेटल प्लेट से जोड़ा जाता है, जो मेटल प्लेट क्या है घर के नीचे लगाई जाती है अर्थ में। ठीक है, तो उसमें क्या है जब भी अर्थिंग आती है दिस इज यूज फॉर सेफ्टी मेजर स्पेशली फॉर दोज एम्प्लॉयज डेट हैव अ मेटेलिक बॉडी, ये उनके लिए होता है जैसे जिस चीज़ों का हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे प्रेस हो गई, तो प्रेस जो पहले आती थी वो लोहे की बनी हुई आती थी, तो ऐसी चीज़ों में करंट अगर इस्तेमाल होगा तो वो हमें भी करंट लग जाता था कई बार, तो उन चीज़ों में ऐसी एक वायर लगाई जाती है, ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। तो होता क्या है, appliances metallic body, for example electric press, toaster, table fan, refrigerator, the metallic body is connected to the earth wire, वो अर्थ वायर से जोड़ दी जाती है। which positives are low resistance conducting path for the current, क्या है वहाँ पे रेजिस्टेंस को कम और एक कम रेजिस्टेंस वाला एक रास्ता बन जाता है अर्थ का करंट के लिए। देखो जिसमें कम रेजिस्टेंस होगा करंट भी अपनी तरफ अपने आप उसी तरफ बह जाएगा, है ना। तो ये ग्रीन वायर हमने जो लगाया इसमें रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट इसमें जाके धरती के नीचे चला जाता है। ठीक है, दस ensures that any leakage of the current to the metallic body of the appliances keeps its potential to the earth and the user may not get a severe electric shock। इससे क्या है वो जो एक्स्ट्रा करंट हुआ, जो शॉक बना, वो शॉक क्या है नीचे चला गया अर्थ में, और इससे क्या है इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, हल्का फुल्का करंट तब भी महसूस होगा पर लेकिन शॉक नहीं लगेगा, है ना। तो 3 वायर हमने देखे, इसको हम देख लेते हैं फिगर में। ठीक है, ये देखो जिनमें ज़रूरत है, देखो उसमें हमने ये लगा दिया एक्स्ट्रा ग्रीन वायर, अर्थ वायर लगाया है, ये ऊपर बड़ा वाला होल होता है उसमें। ठीक है, और ये देखो अर्थ वायर नीचे मेटल प्लेट से जोड़ते हैं, और ये देखो स्विच वगैरह इसमें लाल वायर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और ब्लैक वायर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, फिगर 12.15 गिव्स अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट, ये एक कॉमन डोमेस्टिक सर्किट है जैसा हम घरों में देखा करते हैं। इन ईच सेपरेट सर्किट डिफरेंट अप्लायंसेस कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस द वायर एंड न्यूट्रल वायर्स। ठीक है, किसी भी मतलब इस सर्किट में क्या है घर में हम कुछ भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे वॉशिंग मशीन से ही कुछ भी, है ना, ऑन ऑफ कर सकते हैं, फ्लो ऑफ करंट को बंद या चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है इन ऑर्डर दैट ईच अप्लायंसेज है इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस दे आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। अब बराबर सबको पोटेंशियल डिफरेंस मिले इसलिए हम सबको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा घर में समांतर श्रेणी में हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फ्यूज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक जरूरी कंपोनेंट है सारे घरों में, सर्किट में जो लगाया जाता है। फ्यूज के बारे में मैंने बताया था पिछले चैप्टर में। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ फ्यूज इन द प्रीवियस चैप्टर। अच्छा, इसमें दे भी रखा है वही जो मैंने पिछले चैप्टर में बताया था। अ फ्यूज इज अ सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज टू द अप्लायंसेज। फ्यूज क्या है? डैमेज होने से बचाता है। एंड इज अ सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग, और ओवरलोडिंग होने से बचाता है। ओवरलोडिंग कब होती है? जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ जाते हैं, जब एक दूसरे से लाइव वायर यानी कि ब्लैक वायर रेड वायर टच हो जाते हैं। दिस अकर्स व्हेन द इंसुलेशन ऑफ वायर्स इज डैमेज और देयर इज अ फॉल्ट इन द अप्लायंसेस। ठीक है, ऐसा कब होता है कि जब वायर का इंसुलेशन है वो खराब हो जाए, यानी इसको जो कवरने के लिए वो खराब हो जाए, है ना, इससे क्या है फिर वो टच हो जाएंगे, है ना, या फिर कोई फॉल्ट हो जाए। इन दिस सिचुएशन द करंट इन द सर्किट एब्रप्टली इंक्रीज। इससे क्या है फिर करंट सर्किट में एकदम से बढ़ जाता है, और इसे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट होना है। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। ठीक है। द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक करंट इन द अप्लायंसेस फ्रॉम अ पॉसिबल डैमेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनडिलाई हाई करंट इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्यूज लगाने से क्या होता है, जो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होता है वो फ्यूज उसको कंज्यूम कर लेता है। द जूल हीटिंग the joule heating that takes place in the fuse melts it to break the electric circuit। तो जो फ्यूज, हम फ्यूज लगाने से क्या हुआ कि जैसे ही एक्स्ट्रा करंट आया तो उसमें क्या है कि एक वायर लगी होती है फ्यूज में, तो वो जल जाती है। जैसे ही जलती है तो वो टूट जाती है। टूट के क्या है कि सर्किट ब्रेक हो जाता है, सर्किट अलग अलग हो गया, ऐसे लटक गई फिर वायर, और सर्किट जैसे ही टूट गया सो ही क्या है एक्स्ट्रा करंट, फिर वो कनेक्शन टूट जाता है, और हमारा क्या है फिर ओवरलोडिंग जो हुई थी उससे क्या है इलेक्ट्रिक शॉक नहीं प्रोड्यूस होते, शॉर्ट सर्किट नहीं होता। ठीक है। ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज, या फिर एकदम से वोल्टेज ज़्यादा आ जाए तब भी ओवरलोडिंग हो जाती है। तो वोल्टेज को कम करने के लिए पहले हम लोग वोल्ट मीटर को मतलब घर में वो लेके आते थे, स्टेबलाइजर्स, है ना। समटाइम्स ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेज टू अ सिंगल सर्किट। और कभी कभार ओवरलोडिंग जब हो जाती है जब एक ही सिंगल सर्किट से, सॉकेट से बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर जाए, मल्टीप्लग ले आते हैं उसमें तीन चार चीज़ें लगा दें तब ओवरलोडिंग हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये तो हम लास्ट लेसन में करेंगे। ठीक है। अच्छा, चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है यहाँ पे, तो चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हमारे बचे हैं बस डाउट्स। ठीक है, डाउट्स हमें क्लियर करने हैं। पर लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ इस चैप्टर में हमारा जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह नहीं था कुछ भी, वो क्यों नहीं शो हो रहा है मेरे को। हाँ, तो ये नए सिलेबस के हिसाब से चैप्टर शॉर्ट कर दिया है ना, तो इलेक्ट्रिक मोटर बची ना जनरेटर बचा, तुम लोग को लगभग आधा चैप्टर से कट गया। बड़ी आसानी हो गई नए बच्चों के लिए, है ना। कोई बात नहीं है, जो भी हमने पढ़ा इसको आप दोबारा से रीड करेंगे जब तक हम इनके क्वेश्चंस करते हैं फिर, है ना। इनके हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चंस, क्योंकि अब टाइम मिल रहा है तो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस थे, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। तो वाई डज अ कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन बॉदर नियर अ बार मैग्नेट। तो कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन यानी मूवमेंट क्यों देखने को मिलता है जब उसे बार मैग्नेट के पास, संपर्क में या उसके पास में लेके आते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है कि जो बार मैग्नेट्स है वो ये चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विपेक्षित क्यों हो जाती है ना। हाँ, तो ऐसा होता है कि देखो चुंबक के जब निकट लेके आ रहे हैं कंपास को, तो कंपास को निकट लाने पे क्या हो रहा है कि उसकी जो सुई है उस पर एक बल महसूस हो रहा है। मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड एक क्षेत्र होता है ना। उस क्षेत्र में अगर कोई भी चीज़ लेके आओगे, अगर वो मेटेलिक है, ठीक है, अगर वो मेटेलिक है तो वो मेटेलिक चीज़ में कोई ना कोई मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर मेटेलिक चीज़ के जो चीज़ है अगर वो पोल्स उसके सिमिलर निकले, नॉट नॉट, तो ये उससे दूर जाएगी सुई, और नॉट्स इसके साउथ पोल की तरफ हिस्सा हुआ तो वो इसके पास अपने आप खींचेगी। तो यानी जो मैग्नेटिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगी कोई भी चीज़, तो मैग्नेटिक क्षेत्र में कोई भी चीज़ जो मेटल की है वो क्या एक बल महसूस करती है, उस बल से या तो वो खींची हुई चली जाती है या वो उससे दूर जाती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छंद चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, जो हमें रेखा खींचनी थी वो तो हम खींच ही सकते हैं, जैसे सीख लिया है ना। और अगला है लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ गुणधर्म लिखने। ये भी आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है इसके बारे में मुझे कुछ लिखवाना चाहिए। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, काटती क्यों नहीं है। ठीक है, ये तीनों आंसर्स मैं आपको नहीं कराऊंगा, ये बहुत ईजी है। ये चैप्टर आप दोबारा रीड करेंगे आपको ये वाले आंसर्स आ जाएंगे। आप फिर भी नहीं आएंगे तो बता दूंगा,
ठीक है, पर लेकिन मुझे पता है कि आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ टेबल। कह रहे हैं एक सर्कुलर लूप को सोचो कि वो क्या है, और वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ टेबल। ठीक है, एक सर्कुलर लूप है वायर का। लेट द करंट पास थ्रू इट, द लूप सर्कल क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इसमें करंट में हम लोग बहा दें, फ्लो करा दें। अप्लाई द राइट हैंड रूल, इसमें राइट हैंड रूल लगाएं टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द एंड आउटसाइड द। इसके अंदर और बाहर करंट की हमें डायरेक्शन बतानी है, क्या कि सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, अंदर भी बाहर भी। देखो ये लूप बन रहा था, लूप यानी कि सर्कुलर लूप जैसा उसने बोला, एक बार और देख लो। यूं गया और यूं ऐसे जोड़ दिया हमने, इस लूप में यूं करके करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन बनेगी, और इसके बाहर जितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अप अप अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगी। क्योंकि इसमें राइट हैंड रूल अगर हम लगाएंगे, तो क्या पढ़ा था हमने राइट हैंड रूल में, मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ठीक है, राइट हैंड रूल ये रहा। ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ा था कि द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ कॉर्क इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो, ये राइट हैंड थंब रूल है। उसके बाद एक हमने राइट हैंड रूल भी था, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल जिससे बोलते हैं, वो यही है। ठीक है, पेचकस वाला फिगर आपको दिखाया था, जिसमें ये करके डायरेक्शन थी तो नीचे था, और ये करके डायरेक्शन थी बाहर की तरफ। अगर करंट के यूं डायरेक्शन थी, तो जब पेज हम खोल रहे थे तो ऊपर की साइड मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी। देखा था हमने पेचकस वाला फिगर। ठीक है, एक बार और देखना है, बस दिखा देता हूँ। ये जो फिगर है इससे आप अपने आप समझ सकते, देखो इसमें क्लॉकवाइज है तो देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें जो है हमारी एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें ऊपर की साइड पर इसमें बस एक एक्सचेंज कर दिया है कि जो बनती थी एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत बनती हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पे बस यहाँ पे इतना करना है कि ये उन्होंने करंट की बोला है, तो नीचे क्या हो जाएगी फिर मैग्नेटिक फील्ड। इस फिगर में ये हमारा इसमें करंट दे रखा है, पर इन दोनों का नाम एक्सचेंज कर दो बस, सेम इसमें भी। तो यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, पहले वाले का। दूसरा है द मैग्नेटिक फील्ड इन द गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। ये डायग्राम आप बना सकते हैं। ठीक है, इसको बनाने की कोशिश करो, मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। आगे आ जाते हैं, चूज द करेक्ट। हाँ, ये आंसर मैं शायद आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड कैरिंग करंट। ठीक है, एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जो हमने सोलिनॉइड पढ़ा था कल, ये सोलिनॉइड, इसमें यहाँ पे इस जगह पे अंदर अंदर कैसा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा होगा। तो उन्होंने चार ऑप्शन दिए, शून्य होगा, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, डिक्रीजेज व्हेन वी मूव टू इट्स एंड, इंक्रीजेज व्हेन वी मूव टू इट एंड्स, इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। तो इसका आंसर मैंने कल बताया था कि सभी बिंदुओं पर समान हो, क्योंकि यूनिफॉर्म होता है अंदर। देखो हमने पढ़ा भी था, परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे जैसे नर्म लोहे की परिनालिका, किसी लोहे की परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने के, अच्छा ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है ना। ये हो गया, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन। ठीक है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र के मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। यहाँ एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं। ठीक है,
देखो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो उससे अभी हमें ये बोला है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्रोटॉन को छोड़ दिया, तो प्रोटॉन में क्या क्या चेंज आएगा। तो प्रोटॉन में चेंज क्या आएगा कि प्रोटॉन की वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, और प्रोटॉन का मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। प्रोटॉन की वेलोसिटी चेंज होगी और प्रोटॉन का मोमेंटम चेंज होगा। तो हिंदी में बोलेंगे कि क्या ऑप्शन है, सी वाला और डी वाला, ठीक है। तो हिंदी में हो जाएगा हमारा अधोमुखी, नहीं नहीं ये नहीं है, सॉरी, सी और डी, वेग और संवेग, ठीक है, वेग और संवेग, ठीक है, इन चीज में बदलाव आएगा। हाँ, तो हम यहाँ पे थे, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे प्रोटॉन में क्या क्या चेंज आएगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा और उसकी मोमेंटम में चेंज आएगा, ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन है, इन एक्टिविटी 12.7 हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड ए बी विल बी अफेक्टेड इफ द करंट इन द रॉड इज इंक्रीज्ड। सेकंड है द स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट इज यूज्ड, एंड थर्ड इज लेंथ ऑफ रॉड ए बी इज इंक्रीज्ड। 12.7 एक्टिविटी देखते हैं। 12.7 काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। 12.12 12.7, ये 12.7 गलत लिखा हुआ है क्या वहाँ पे? आई थिंक 12.12 होनी चाहिए। 12.7 हिंदी में भी ये लिखी है। क्रियाकलाप 12.7 में हमारे विचार से छड़ ए बी का विस्थापन किस प्रकार प्रभावित होगा। 12.7 फिगर तो नहीं होगा बच्चों, मेरे हिसाब से वो इस फिगर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले की, ये फिगर की बात कर रहे हैं, ये है ए बी। तो वहाँ पे मिसप्रिंट है बुक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि ए बी का विस्थापन किस प्रकार प्रभावित होगा, ठीक है, अगर हम क्या है, क्षण ए बी में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि कर दें, यानी करंट उसमें बढ़ा दें, और दूसरे में अधिक प्रबल नाल चुंबक प्रयोग किया जाए, यानी कि बड़ी या फिर ज़्यादा चुंबक, ज़्यादा पावर की चुंबक, है ना, जिसमें मैग्नेटिज्म ज़्यादा हो। और तीसरा है और क्षण ए बी की लंबाई में वृद्धि कर दें, ठीक है। तो ये रॉड हमने ली है, उसमें क्या है, ए बी की जो लंबाई है उसको बड़ा कर दें, तो क्या चेंज आएगा इन तीनों की वजह से। तो पहला हमारा जो पॉइंट कह रहा था कि हम क्या है, विद्युत धारा को बढ़ा दें। विद्युत धारा बढ़ाने से क्या होगा, जितनी ज़्यादा विद्युत धारा होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा उसमें, है ना, उतना ही ज़्यादा चुंबकीय ताकत जो है बढ़ेगी, चुंबकीय ताकत बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, ठीक है। और है ना, और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो इससे क्या है, रॉड पे उतना ही प्रभाव पड़ेगा, उनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा था कि अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ करें, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ करेंगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की स्ट्रॉन्ग पावर होगी, स्ट्रॉन्ग पावर यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि उनके बीच जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें चेंज आएगा, डिपेंड करता है पोल्स पे, कि लाइक पोल्स हैं तो वो दूर दूर चलेंगे, अनलाइक पोल्स है तो वो पास पास आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट बोल रहा था वो, कि थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा था कि हाँ, जो मटेरियल हमने यूज़ किया ए बी, उसकी लंबाई बढ़ा दें। तो अब तुम खुद सोचो, कोई भारी चीज़ है, उसको खींचने के लिए ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ती है ना। तो अगर तुमने उसकी लंबाई बढ़ा दी तो उसका भार भी बढ़ेगा, भार बढ़ेगा तो उसको खींचने में ज़्यादा ताकत लगेगी, ज़्यादा ताकत लगेगी यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी। तो इससे क्या है, उनके बीच में जो दूरी थी वो फिर से बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या है, उसको खींचने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तीनों पॉइंट हो गए हमारे। उसके बाद है हमारा तीसरा क्वेश्चन, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ठीक है। मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, अब तुम देखो, कह रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा का साइन ये होता है, अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल क्या है, एक डिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि अपनी जगह से उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी, और क्या हुआ, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, है ना, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के, वेस्ट से नॉर्थ चला गया, यानी कि वेस्ट, यानी कि ये वेस्ट है, इससे नॉर्थ में चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में ये था कि एक पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल हमने छोड़ दिया, तो उसमें क्या है कि वो वेस्ट से नॉर्थ चला गया मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। तो पूछ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड होगी, क्यों, क्योंकि जो मैग्नेट है, जो करंट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव फ्लो होता है, तो हमारा नॉर्थ पोल यहाँ बनता है, साउथ पोल यहाँ बनता है, ये मैंने बताया। और जो हमारा
पार्टिकल जो है पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसका मतलब हमारी मैग्नेट इस तरह की कुछ क्षेत्र बना रही है, यानी कि इस तरह का कुछ क्षेत्र बना रही है, इस तरह का क्षेत्र है ना, इस तरह का क्षेत्र बना रही है। तो नॉर्थ साउथ, इसका मतलब उसका डायरेक्शन है अपवर्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। और उसके बाद आगे के क्वेश्चंस पे आते हैं, ये क्वेश्चंस, ठीक है। नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। दो सेफ्टी मेजर, ठीक है, बताओ जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में और अप्लायंसेस में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ। विद्युत परिपथों तथा संविद्युतों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपयोगों के नाम लिखिए। तो ठीक है, समझ में आ गया। ऊपर वाले क्वेश्चन में ये था, एक बार फिर से बता दूं, ये अल्फा पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है, तो यानी कि किसी भी वायर में ये नेगेटिव वाले क्षेत्र की तरफ होगा। तो ये नेगेटिव क्षेत्र ये रहा, ये पॉजिटिव क्षेत्र है, ये वायर है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा है, करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसके परपेंडिकुलर बनती है, यानी कि इसका परपेंडिकुलर ऐसा ही तो होगा, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी अपवर्ड होगी, ठीक है। आगे आए थे दूसरा क्वेश्चन जो मैंने इसके बाद बताया था, सेफ्टी मेजर जैसे कि दिव्या ने बताया। और सेफ्टी मेजर्स हमारा कि एक तो अर्थिंग हो गई, एक हमारा फ्यूज़ हो गया, ठीक है। तो फ्यूज़ मैंने जैसे समझा चुका हूँ, दोबारा बताने की शायद नीड नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 किलोवाट शक्ति अनुमतांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वर्ष के प्रचालित किया जाता है जिसका विद्युत धारा अनुमानतक 5 एम्पियर है। इससे आप किस परिमाण की अपेक्षा कर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये एक अवन है जिस 2 किलोवाट पावर लेता है, ठीक है, और घरों में इस्तेमाल किया जा रहा है 220 वोल्ट के, और इसमें क्या है 5 एम्पियर की करंट की रेटिंग लगती है। तो व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, तो तुम्हें क्या लगता है क्या नतीजा मिलेगा, समझाओ, ठीक है, क्या नतीजा मिलेगा। ये एक तरह का न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखो। तो इसमें देखो पावर दे रखी है, जैसे P इज इक्वल टू वी आई। तो पावर हमारी कितनी दे रखी है उसने, 2 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर को चेंज करेंगे तो 2000 हो गया, ठीक है। और हमारा उसके बाद दे रखा है सर्किट V दे रखा है, V हमारा दे रखा है 220, ठीक है, 220 दे रखा है, और करंट 5 एम्पियर का है। तो कह रहे क्या रिजल्ट होगा, रिजल्ट ये होगा कि अवन अगर तुमने घर में चलाया तो P इज इक्वल टू वी आई लगाओ, कितनी पावर वो खींचेगा, तो 2000 अपॉन 220 इज इक्वल टू आई, ठीक है। 0 से 0 कटा, 2 से ये 9 बार कटा, ठीक है, 9 बार कटेगा तो, और पॉइंट फिर कुछ शायद 09, ठीक है, 9.09, ये हमारा एम्पियर, इतना करंट आया एम्पियर, ठीक है। ये हमारी आई की वैल्यू आई, और दे रखा था कि घर में फ्यूज़ कितने का है, 5 एम्पियर का है। तो यानी कि ओवरलोडिंग हो गई, 9 एम्पियर चला गया करंट, 4 एम्पियर एक्स्ट्रा चला गया। तो ओवरलोडिंग होने की वजह से क्या हुआ कि जो फ्यूज़ जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, उसका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फ्यूज़ जो है मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगला है व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक सर्किट्स। हमें क्या पहले से ही मेजर्स, यानी कि क्या हमें पहले से ही करके मतलब सुविधा करके चलनी चाहिए जिससे क्या है हम ओवरलोडिंग होने से बचा सकें घर में। अर्थिंग, ठीक। तो इसका आंसर हो, तो 3-4 बातों का हमें ध्यान देना था, जिनमें से एक बात थी हमारी कि हमें फ्यूज़ देख लेना है कि फ्यूज़ हमारा है कि नहीं, ठीक है। दूसरा हमें देख लेना है कि एक ही सॉकेट में बहुत सारी चीज़ें न लगी हों, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमें देख लेनी है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें एक साथ ना चल रही हों घर में, है ना। तो ये सब ओवरलोडिंग होने से बचा लेगा। तो चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म हो गया, सारे क्वेश्चंस हो गए चैप्टर के इन बिटवीन वाले। उसके बाद अब हमारी ये एक्सरसाइज है, ठीक है। इनके क्वेश्चन आंसर तो ज़्यादा टफ नहीं है, चलो ये एमसीक्यू कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिजर्व द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। इनमें से क्या मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक लंबा स्ट्रेट तार, ठीक है। हिंदी में बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। यहाँ बोल रहा है वो कि स्ट्रेट वायर में हमने देखा था हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो इस तरह बनी थी, इसका मतलब है सेंट्रिक कोसेंट्रिक सर्कल बना रही थी, ठीक है, स्ट्रेट वायर में। ये हो गया डी आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आफ्टर द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, शॉर्ट सर्किट में क्या होगा,
शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टाइम क्या होता है कि एकदम से बढ़ जाता है, इंक्रीजिंग हैवीली, एकदम से बढ़ जाता है, ठीक है। जो करंट है सर्किट में एकदम से बढ़ जाता है, इसलिए सर्किट ब्रेक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मेल्ट होने से फ्यूज मेल्ट होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद है स्टेट वेदर द, अच्छा ट्रू फॉल्स है, ठीक है। तो द फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। कह रहा है कि जो फील्ड यानी कि जो क्षेत्र बनेगा सेंटर में लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन, तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। ये हमने एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ आपके लिए। तो कह रहा है कि किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाएं सीधी क्षेत्र रेखाएं होता है। और सेकंड हमारा है हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विग्नु में तार होता है, ठीक है। वायर विद द ग्रीन इंसुलेशन इज यूजली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये तो फॉल्स है, देखो ये तो साफ पता चल रहा है कि ग्रीन वायर अर्थिंग वायर होता है, ठीक है। लाइव वायर जो होता है हमारा रेड वायर होता है, ठीक है। पहला वाला जो आंसर है वो बता देता हूँ मैं, ठीक। हमने सोलेनॉइड में देखा था कि हमारी जो सेंटर में जो लाइंस थी हमारी पैरेलल बन रही थी, ठीक है, समांतर बन रही थी, पैरेलल बन रही थी, ठीक है। तो हमारा जो पहला वाला है वो ट्रू है और दूसरा वाला हमारा फॉल्स है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर्स आप कर सकते हैं अपने आप, सारे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपको बस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर के नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि नोट्स में आपको करना क्या है, ठीक है। देखो इसमें जितनी फिगर्स हैं आपको वो अच्छे से पढ़नी है। एक तो ये नाम याद रखना ऑस्टर्ड, ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, ठीक है। दूसरा ये हमें पता होना चाहिए अच्छे से, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा ये, ठीक है। तीसरा अब ये सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। इस पर हेडिंग डालो सेम, फिगर बनाओ और समझाओ, ठीक है। उसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको भी तुम हेडिंग डालो। मैग्नेटिक करंट कैरिंग टू है स्ट्रेट कंडक्टर में क्या होता है, और ये फिगर बना के समझो कि कैसे ये काम होगा, ठीक है। इसमें पूरा टीपने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें अपनी भाषा में 2-3 लाइन में समझाना है। ये तो इम्पोर्टेंट है ही, राइट एंड सम रूल, ठीक है। इनकी भी फिगर बना के ही क्वेश्चंस करना। ये जो क्वेश्चंस हैं इन पे ध्यान देना बस। सेम फिर ये सर्कुलर लूप में कैसा बनता है, फिगर बनाओ, 2-3 लाइन लिखो इसके ऊपर, ठीक है। और मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल ये भी लिखो, ठीक है। राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी लिखो। सोलेनॉइड में ये आपको कुछ नहीं लिखना है इतना सारा। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर 2-3 लाइन आपको याद होनी चाहिए। दूसरा सोलेनॉइड की फिगर याद होनी चाहिए। और बाकी क्वेश्चंस जो चैप्टर के बीच में आते हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और ये फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपको नहीं बनाना है, इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है बनाने की, ठीक है। बस इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड में आया था, इसी साल बोर्ड में आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में यही क्वेश्चन सेम टू सेम इसी साल आया। और बाकी आपको हाँ 1-2 यूज़ लिखने को आ सकते हैं ये, कि डोमेस्टिक में क्या यूज़ होता है, मेडिसिन में क्या यूज़ होता है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। ये बनाने को नहीं आएगा पर पता होना चाहिए, ठीक है, फ्यूज़ वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। बाकी इसमें काफ़ी कुछ कटवा दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, जितना कटवा दिया हमारा एक्सपायर है ये, चलो थैंक यू।